नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, मनोविज्ञान के हमने पहले प्रश्न कर लिए हैं और आज जो प्रश्न है 595 से हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे और लगभग 40 प्रश्नों की ये क्लास रहने वाली है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है, तो वो कौन सा प्रेरक कहलाता है? तो वातावरण के संपर्क में आने से जो प्रेरक विकसित होता है, वो आपका अर्जित प्रेरक कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है, तो वो किस प्रकार के प्रेरक कहलाते हैं? तो उसे हम जन्मजात प्रेरक कहते हैं। जो जन्म से ही उसके साथ होते हैं, उसे जन्मजात प्रेरक के नाम से जानते हैं। पहले निम्नलिखित में से बाह्य प्रेरक आपको बताने हैं। तो इस प्रश्न में बाह्य प्रेरक कौन से होंगे? तो यहाँ पे दंड और पुरस्कार, ये भी बाह्य प्रेरक होता है। पुरस्कार और प्रशंसा, ये भी बाह्य प्रेरक होता है। सम्मान, ये भी बाह्य प्रेरक होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी साथियों ये बाह्य प्रेरक की श्रेणी में आते हैं और इसी से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल अभिप्रेरणा के अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा से संबंधित जो व्यवहार के लक्षण हैं, दिवास्वप्न, कुसमायोजन, भग्नाशय या उत्सुकता। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका दे ऑप्शन उत्सुकता है। जन्मजात प्रेरक कौन सा यहाँ पर नहीं रहेगा? तो भूख, प्यास, आदत और नींद। तो यहाँ पर साथियों जो आदत है ना, ये एक जन्मजात प्रेरक नहीं होता है। बाकी भूख, प्यास और नींद, ये तीनों ही क्या होती है, जन्मजात प्रेरक के रूप में कहलाती है। अगला सवाल है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति है ना, वो किस शब्द से हुई है और लैटिन भाषा का वो कौन सा शब्द है? तो मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति है साथियों, वो मोटम धातु के शब्द से हुई है। तो इसका से ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो अर्जित प्रेरक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जीवन लक्ष्य, वे मनोवर्तिया, मंद व्यसन, आदत की विवशता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे अर्जित प्रेरक के अंतर्गत यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन आते हैं साथियों। ए जीवन लक्ष्य, मनोवर्तिया, मंद व्यसन और आदत की विवशता, ये तीनों ऑप्शन है वो अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है, वो कौन सा प्रेरक कहलाता है? वो जन्मजात कहलाता है, प्राकृतिक प्रेरक कहलाता है, अर्जित प्रेरक कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों वो एक अर्जित प्रेरक कहलाता है। तो इसका से ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। वे कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कोई भी एक व्यक्ति है, किसी कार्य को करने के लिए उसे उत्साह को बढ़ाना या उसको घटाना, इसे किसे कहते हैं? अधिगम, सावधारणा, अभिप्रेरणा या कोई नहीं? तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का उत्साह और घटाता है तो वो आपका अभिप्रेरणा कहलाता है साथियों। आपका से ऑप्शन यानी मोटिवेशन ही किसी कार्य को करना या नहीं करना आपके लिए निर्भर करता है। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वे क्या कहलाता है? वो नकारात्मक प्रेरणा कहलाता है, सामाजिक प्रेरणा कहलाता है, मनोदैहिक प्रेरणा कहलाता है या सकारात्मक प्रेरणा कहलाता है? तो कोई भी बालक है किसी कार्य को अपनी इच्छा से कर रहा है, तो वो एक सकारात्मक प्रेरणा की दृष्टि से देखा जाएगा साथियों, क्योंकि वो अपनी इच्छा से करता है तो सकारात्मक प्रेरणा कहता है। बिल्कुल सही जवाब है। सावधारण प्रेरक कौन सा है? सामाजिक होता है, व्यक्तिगत होता है, बाह्य होता है या चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा होता है? तो सावधारणा जो प्रेरक है वो आपका दे ऑप्शन रहेगा साथियों। चेतावनीपूर्ण आंतरिक प्रेरक की दृष्टि से आता है, उसे ही हम सावधारणा प्रेरक को कहते हैं। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक कौन से होते हैं? तो मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर, वे रुचि और संवेगात्मक स्थिति, इनमें से सभी। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर यहाँ सभी आते हैं साथियों। आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर, रुचि और संवेगात्मक स्थिति। तो इसके तीनों ही ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इनमें से अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा रहेगा? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, भाषाई सिद्धांत या आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत? तो यहाँ पे अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो भाषाई सिद्धांत है ये साथियों अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं रहता है। बाकी ये तीन है आपके अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत माने जाते हैं। निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वे हैं पुरस्कार, प्रतियोगिता, अरुचि या रुचि। जो बालक को बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करता है तो वो आपकी अरुचि कहलाती है। इसके अंदर से ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं होता है वे कौन है?
उच्च पद, सम्मान, कुसंग और रुचि। तो प्रेरक का जो काम नहीं करता है तो वो साथियों कुसंग नहीं करता है, ये प्रेरक के लिए कोई भी बात नहीं होती है। बाकी उच्च पद, सम्मान और रुचि ये सभी प्रेरक के लिए होते हैं, बालक का प्रेरक कहलाते हैं। तो यहाँ पे कुसंग है, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो यहाँ पर मूल प्रवृत्ति के फ्रॉइड या यूंग, कुर्ट लेविन, मैकडूगल या उपयुक्त सभी। तो मूल प्रवृत्ति का नाम आ जाए तो साथियों वो तो मैकडूगल होता है, तो आपका इसमें से ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यही मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है? शारीरिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो संकल्पना शक्ति पर बल देता है वो आपका ऐच्छिक सिद्धांत रहेगा। से ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। प्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? तो यहाँ पे चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक या सभी। तो प्रेरणा के स्रोत है ना ये सभी रहते हैं साथियों, चालक भी होता है, प्रोत्साहन भी होता है और उद्दीपक भी रहता है। यहाँ पर दे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही जवाब। प्रेरणा का मुख्य स्थान कौन सा होता है? सीखने में, लक्ष्य की प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणा का जो मुख्य स्थान होता है साथियों इनमें से सभी, सीखने में, लक्ष्य की प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में, यहाँ पर सभी है जो प्रेरणा के मुख्य स्थान होते हैं। प्रेरणा कैसी होती है? सकारात्मक, नकारात्मक, भावात्मक या ए बे दोनों। तो यहाँ पे जो भी प्रेरणा होती है साथियों एक तो नकारात्मक होती है और एक सकारात्मक होती है। तो दे ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, ए और बे दोनों। अभी प्रेरक उत्पन्न होते हैं जन्म से, बाल्यकाल से, युवावस्था से या कभी नहीं। तो अभी प्रेरक जो उत्पन्न होते हैं साथियों वो जन्म से ही शुरू हो जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, व्यक्ति की वे दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है, अधिगम कहलाती है, सावधारणा कहलाती है या आदत कहलाती है? जो व्यक्ति की दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है वो आपका अभिप्रेरणा कहलाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया सफल बन सकती है रुचि से, प्रेरणा से, अनुशासन से या व्यवहार से। तो शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया है सफल बन सकती है अभिप्रेरणा से, यानी प्रेरणा से ही सब कुछ सफल हो सकता है। अभिप्रेरणा निम्नलिखित का आंतरिक भाग है? योजना का, अभिज्ञान का, अधिगम का, धारणा का। तो अभिप्रेरणा है जो निम्नलिखित में से आंतरिक भाग है वो आपका अधिगम का रहता है। से ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, बालक में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? निरंतर मौखिक शिक्षण कराना चाहिए, पाठ की पुनरावृत्ति करानी चाहिए, पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंध करके पढ़ाना चाहिए या रटने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है साथियों, से ऑप्शन रहेगा, पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंध करके पढ़ाना चाहिए ताकि उनको रुचि आए और उसे आसानी से वो पढ़ सके। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है पुरस्कार व दंड, सामाजिकता, मूल प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा आपका रहेगा दे ऑप्शन रहेगा साथियों। चरित्र के विकास के लिए पुरस्कार दंड भी जरूरी है, सामाजिकता जरूरी है, मूल प्रवृत्ति जरूरी है, तीनों ही ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेंगे। प्रेरकों के वर्गीकरण में कौन सा सही नहीं है? तो प्रेरकों के वर्गीकरण में जो सही नहीं है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और स्वाभाविक। तो इसके अंदर साथियों व्यवहारिक नहीं रहता है। से ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक यहाँ पे नहीं कहलाता है? क्रोध, आकांक्षा स्तर, मंद व्यसन और आदत। तो यहाँ पे जो अर्जित प्रेरक नहीं है वो आपका क्रोध नहीं रहेगा, ये साथियों एक जन्मजात प्रेरक होता है। बाकी तीनों क्या है आपके अर्जित प्रेरक की श्रेणी में आते हैं। 1908 में मानसिक आयु का विचार है साथियों वो किसने दिया है? सोरेनसन, बिन्ने और साइमन ने, स्ट्रा ने या टर्मेन ने। तो मानसिक आयु का जो विचार है साथियों बिन्ने और साइमन ने दिया है 1908 में। इसका बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। 1904 में द्विकारक जो बुद्धि का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो द्विकारक जो सिद्धांत है साथियों वो स्पीयरमैन ने दिया है। तो इसका से ऑप्शन है इसमें बिल्कुल रहेगा। और स्पीयरमैन ने एक द्वितत्व का और त्रितत्व का दो सिद्धांत इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। तो अभी इसका ऑप्शन है आपका सेकंड यानी थर्ड वाला रहेगा। एक श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त होती है? तो श्रमिक के लिए जो बुद्धि लब्धि होती है 70 से 85, 60 से 70, 50 से 70 या 75 से 90। तो श्रमिक के लिए जो बुद्धि लब्धि होती है वो आपकी 70 से लेकर 85 के बीच में होती है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ए।
मूर्ख की जो बुद्धि लब्धि होती है ना वो कितनी होती है? तो मूर्ख की जो बुद्धि लब्धि होती है साथियों वो 50 से लेकर 70 के बीच में होती है। से ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही। एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो एक बालक के समान है। तो अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, तो उसकी शिक्षा लब्धि कितनी रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों 90 रहेगी। आपको एक MA बटा CA बटा इंटू 100 इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी 90 आएगी और यहाँ पे जो शिक्षा लब्धि है वो 90 बिल्कुल राइट रहेगी। अगला सवाल है, बालक का वे गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो कोई भी बालक नवीन वस्तु का निर्माण करता है तो साथियों वो सृजनात्मकता कहलाती है। तो इसका से ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। जालोटा ने कौन सा परीक्षण दिया है? रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या योग्यता परीक्षण? तो जालोटा ने जो परीक्षण दिया है वो साथियों आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया है। बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। जिस आयु में बालक की मानसिक आयु योग्यता का जो लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो आपकी एज कौन सी रहेगी? तो 14 वर्ष रहेगी, 9 वर्ष रहती है, 11 वर्ष रहती है या 6 वर्ष रहती है? जो मानसिक योग्यता का लगभग जो पूर्ण विकास होता है आपका 14 वर्ष तक हो जाता है। तो ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, बिन्ने और साइमन ने मानसिक आयु का जो विचार है वो कब दिया गया था? 1910 में, 1908 में, 1911 में या 1912 में? जो बिन्ने ने मानसिक आयु का जो विचार दिया है वो 1908 में दिया है। आपका बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। बहुखंड बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक ने किया है, थ्रस्टन ने किया है, स्पेरमैन ने किया है, बिन्ने ने किया है? तो बहुखंड जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है वो आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सर्वप्रथम जो सूत्र है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? थ्रस्टन ने, बिस्टन ने, स्पेरमैन ने या बिन्ने ने? तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सबसे पहले सूत्र दिया है वो आपके स्टर्न ने दिया है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। उसके बाद में यहाँ पर टर्मन ने इसमें 100 लगा के मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 वाला सूत्र टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला कौन सा है? तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही फॉर्मूला आपका दूसरा रहेगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू यहाँ पर 100 रहेगा। मानसिक आयु को हम कहते हैं MA, ठीक है, मेंटल, और वास्तविक आयु को हम कहते हैं CA और गुणा में हम लगा देते हैं 100। तो ये बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है। इससे आप प्रतिभाशाली, औसत बालक और सब तरह के बालकों की बुद्धि लब्धि आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है, तो बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? तो यहाँ पर 2 कारक होते हैं और एक होता है G और एक होता है S। तो स्पीयरमैन ने जो द्वितीय तत्व का सिद्धांत दिया उसमें 2 कारक बताए G और S। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बुद्धि परीक्षण की कमी से क्या होता है? यह तथ्य परक स्थितियों से अवगत कराता है, ये विद्यार्थियों में उच्च भिन्नता का अंतर स्थापित करता है, अध्यापक विद्यार्थियों को बुद्धि लब्धि के आधार पर देखने लगता है और अध्यापक छात्रों की योग्यता के बारे में आंकता है। तो बुद्धि परीक्षण की कमी क्या होती है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल बे रहेगा साथियों, इसमें बिल्कुल बे रहेगा। ये विद्यार्थियों में उच्च निम्नता का अंतर स्थापित करता है, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। थ्रस्टन का समूह तत्व जो सिद्धांत है उसमें बुद्धि के जितने प्राथमिक कारक दिए हैं वो कितने रहे साथियों? तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे कितने कारक दिए? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 7 कारक इन्होंने दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बिन्ने साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति है जिस वर्ष में हुई है वो कब प्रस्तुत की? तो वो 1908 के अंदर पहली पुनरावृत्ति इन्होंने प्रस्तुत की है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बौद्धिक मॉडल का ढांचा जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है वो कौन है? तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा साथियों, गिलफोर्ड ने बौद्धिक ढांचा दिया है और उन्होंने यहाँ पे 120 तत्व भी इन्होंने बताए हैं। तो बिल्कुल दे ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। जिसका प्रयोग करके वंश परंपरा का बुद्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका है समान जुड़वा बालक पर। बिल्कुल इसका बे ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो साथियों 25 से कम होती है। तो इसका से ऑप्शन है बिल्कुल राइट रहेगा। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है? तो पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो 80 से लेकर 90 के बीच में होते हैं और 140 से अधिक जिसकी होती है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। तो यहाँ पे पिछड़े बालकों की पूछिए तो वो 80 से लेकर 90 और 90 से लेकर 110 तक होते हैं साथियों, वो औसत बालक कहलाते हैं। तो ये आपको रेंज जरूर याद रखनी है। 6 से लेकर 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में जल्दी याद करने, योजना बनाने और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे स्वायत्ता कहेंगे, उद्योग कहेंगे, पहल कहेंगे या उत्पादकता कहेंगे? तो जल्दी याद करने और योजना बनाने और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है तो उसे हम स्वायत्ता कहेंगे। तो ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा।
निम्न में से कौन सा परीक्षण जो निष्पादन परीक्षण है, तो यहाँ पर आपको निष्पादन परीक्षण बताना है। तो एक आर्थिक फलक परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, वस्तु संयोजन परीक्षण, उपयुक्त सभी, यहाँ पे ये तीनों ही है साथियों। ये परीक्षण है निष्पादन परीक्षण की श्रेणी में आते हैं, तो आपको दे ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। किसने IQ यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है, तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है साथियों वो टर्मर ने दिया है। और कौन सा दिया साथियों, MA/CA इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला टर्मर ने दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि लब्धि कितने प्रकार की होती है, तो बुद्धि लब्धि 3 प्रकार की होती है साथियों मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये 3 प्रकार की बुद्धि लब्धि होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। शिक्षण के बारे में सही तथ्य का चयन कीजिए। विश्वसनीय होना चाहिए, वेद होना चाहिए, ए और बे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षण है ना साथियों, विश्वसनीय भी होना चाहिए, वेदनीय होना चाहिए, तो आपका से ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है या जिसका वे मापन करता है उसे हम क्या कहेंगे, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, परीक्षण की सत्यता और वैधता, या उपरोक्त में से कहीं नहीं। जो जिसके लिए बनाया है उसी का परीक्षण करता है तो उसे हम साथियों वेद, सोनलाल, जलोटा या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल रहेगा बिन्ने साइमन है ना, ये विदेशों में बना परीक्षण है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार जो बताए हैं बुद्धि के, वो किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं, तो थॉर्नडाइक ने बताए, स्पीरमैन ने बताए, गार्डनर ने बताए या एमर्सन ने बताए। तो ये 3 प्रकार है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये थॉर्नडाइक ने बताए। वेरी मोस्ट सवाल है साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, 3 वर्ष तक के आयु के बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए, तो 3 वर्ष तक के बालकों को उसकी आयु के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए, बे ऑप्शन है बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, सामान्य और विशिष्ट कारक जो बुद्धि का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, तो सामान्य और विशिष्ट कारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्पीरमैन है साथियों। और स्पीरमैन ने यहाँ पर एक तत्व का और द्वितत्व का, यहाँ पर ये सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे 3 सिद्धांत आपको याद है, एक तत्व, द्वितत्व और सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत जो स्पीरमैन ने दिए हैं, बिल्कुल राइट आंसर। अमूर्त बुद्धि की विशेषता कौन सी नहीं रहती है, स्तर, वेग, क्षेत्र और अनुकूलन। तो अमूर्त बुद्धि की जो विशेषता नहीं रहती है, अनुकूलन रहती है साथियों, बाकी 3 बिल्कुल राइट आंसर है। में से बुद्धि परीक्षण कौन सा नहीं है, आर्मी बीटा ये होता है, भाटिया निष्पादन बैटरी ये भी होता है, बिन्ने साइमन परीक्षण ये भी होता है, लेकिन वेल समायोजन है ना, ये आपका बुद्धि का परीक्षण नहीं रहता है, दे ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। बुद्धि मापन के क्षेत्र में अशाब्दिक तथा निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का सर्वप्रथम निर्माण है, वो किसने किया है, तो यहाँ पर अशाब्दिक और निष्पादन इन्होंने का किया है पियाजे ने, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है, तो बुद्धि परीक्षण का जनक है साथियों बिन्ने को माना जाता है, इसमें बे आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। अरे यार होगी गड़बड़। अगला सवाल है, बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है, तो बुद्धि परीक्षण के जनक है साथियों वो अल्फ्रेड बिन्ने माने जाते हैं, तो आपका बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर रहेगा। अगला सवाल है, स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व है, जन्मजात है, अर्जित है, जन्मजात और अर्जित दोनों है, यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्पीयरमैन के अनुसार जो जी तत्व है ना वो आपका जन्मजात होता है, तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर रहेगा। त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक आपके गिलफोर्ड माने जाते हैं, बे ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। बुद्धि और विकास एक दूसरे के क्या होते हैं साथियों, पूरक होते हैं, तो आपका बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत में बुद्धि परीक्षण का जो प्रारंभ स्थल है वो आपका 1912 में रहा है, बे ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में विभक्त किया है, तो बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में विभक्त किया है, आपका बे ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है, बुद्धि पहचानने और सुनने की शक्ति है, ये मत किसका है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो रहेगा साथियों आपका बिन्ने रहेगा। साथियों यहाँ पर ये मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 40 से 50 सवाल थे। साथियों वीडियो आपका कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थैंक यू, धन्यवाद।